नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर देहरादून से है, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी राजभवन पहुंचे। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से शिक्षक आए। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिक्षकों को सम्मानित किया है। वही खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की टिफिन बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने टिफिन बैठक की है। प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान के तहत व्यापक स्तर पर सदस्यता ग्रहण करवाने पर जोर रहा। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में संगठन को और अधिक मजबूत करने का भी मंत्र दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। भाजपा ने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। आदित्य कोठारी ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा जल्द ही हो सकती है। ऐसे में संगठन को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर टीम गठित की गई है और जल्द ही टीम केदारनाथ जाकर वहां की छोटी छोटी समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए और कार्यकर्ताओं को किस तरह से चुनाव में काम करना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। आदित्य कोठारी ने कहा कि केदारनाथ में कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब भी कांग्रेस को दिया जाएगा। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा हमारी विधायक शैला रानी राउत जी के निधन के पश्चात खाली हुई है और यथाशीघ्र संभावना है कि वहां के चुनाव की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक स्तर पर पूरी तैयारियां हमारी हों। हमारा बूथ स्तर तक का संगठन मजबूती के साथ में चुनाव के लिए तैयारी करे। इसके लिए वहां के लिए पार्टी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और हम लोग जल्दी ही केदारनाथ विधानसभा जाकर के वहां की छोटी मोटी समस्याओं को किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, इसके लिए एक रणनीति के साथ में हम लोग वहां काम करेंगे। हम लोग प्रत्येक मंडल के लिए एक एक हमने वरिष्ठ पदाधिकारी को भी प्रवासी बनाया है और रुद्रप्रयाग विधानसभा के माननीय विधायक भरत चौधरी जी को विधानसभा का संयोजक बनाया है। राज्य सरकार में दायित्वधारी चंडी प्रसाद भट्ट जी को सह संयोजक बनाया है। तो पूरी टीम भावना के साथ में हम केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में लगेंगे। वही बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने उन्होंने बद्रीनाथ में आपदा ग्रसित क्षेत्रों को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अभी आपदा से प्रभावित है। चमोली की अधिकांश सड़कें ग्रसित है, फिर भी सदन में हमने आपदा को लेकर बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहल शुरू की है कि विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री अपने 6 महीने का वेतन आपदा के लिए देंगे। लखपत बुटोला ने कहा कि उसी तर्ज पर अनुरोध करता हूं कि सरकार 2 महीने का वेतन आपदा को देने की कृपा करे। लखपत बुटोला ने बताया कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है कि उनकी 6 महीने का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो आपदा ग्रसित क्षेत्रों के लिए वो देना चाहते हैं। उस मानसून सत्र, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा विधायक बनने के बाद पहला सदन के अंदर पहला सत्र था, तो मैं चमोली जनपद का रहने वाला हूं और मेरी विधानसभा लगभग 250 किलोमीटर लंबी है और 4500 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी विधानसभा है। हम इस पर्वतीय राज्य के लिए उम्मीद करते थे कि जैसे इस समय ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र गैरसैंण के अंदर रखा गया, तो सदन के अंदर मैंने मांग की थी और कांग्रेस ने मांग की थी कि मानसून सत्र में, क्योंकि आपदा का समय है और आपदा पे बहस, उस पे आपदा में सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। सत्र छोटा होने की वजह से चर्चा नहीं हो पाई और जो मेरे क्षेत्र में इस समय जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है वो बद्रीनाथ विधानसभा है। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र होने के नाते, मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि बहुत सारी समस्याएं हमें आ रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल चुका हूं और सरकार से भी कह चुका हूं, सदन के अंदर भी कह चुका हूं। नियम 58 के अंदर का भी मैंने एक अल्पसूचित प्रश्न लगाया था और जिस पे मैं चाहता था कि नियम इसमें एक विस्तृत चर्चा हो, लेकिन सरकार उसको नहीं कर पाई, नियम 58 के अंदर चर्चा नहीं करा पाई। वहीं बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में विजिलेंस ने मुकदमे की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट से इस मामले में निर्णय लेने को भी कहा है। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। भाजपा के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में घिरे हुए और आने वाले 40 दिन उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक का यह निर्णय लेना है कि मंत्री जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या फिर नहीं। यह मामला विजिलेंस ने 8 जुलाई 2024 को मंत्री परिषद को भेजा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 3 महीने की अवधि में स्वीकृति का निर्णय लेना है आवश्यक है। विजिलेंस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है और कहा है कि कैबिनेट के निर्णय से अदालत को सूचित किया जाना चाहिए। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई है, जहां कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचारी की शिकायतें आ रही है और उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप है, जिसमें विजिलेंस ने सरकार से जांच के लिए अनुमति भी मांगी है। वहीं मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह मामला कैबिनेट से जुड़ा है और मामले पर फैसला कैबिनेट करेगी। कानून अपने काम करते तो राजनीतिक दल का व्यक्ति का अध्यक्ष नाते मेरा कोई विषय बनता नहीं। पार्टी का कुछ नहीं बनता, वो पार्टी के विधायक है, मंत्री है, पार्टी के विधायक है जिन्होंने अनुमति ली है कैबिनेट को डिसीजन लेना है, वो सारे विषय सरकार के आंतरिक मामले है, मुझे कुछ नहीं करना। मतलब पार्टी के किसी व्यक्ति पे ऐसा आरोप लगेगा? आरोप कैसे कर दूं? आज के कोई आरोप कोर्ट में मामला तो चला गया। ठीक है, आप समझिए, किसी व्यक्ति ने कोई विषय कहीं रखा जाता है, उसकी जांच होती है, जांच के बाद चीजें तय होती है। वहीं पत्रकार योगेश डिमरी पर हाल ही में शराब तस्करों ने जानलेवा हमला किया था, जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती है। एम्स ऋषिकेश में बीते दिनों से भर्ती पत्रकार योगेश डिमरी का क्षेत्रीय विधायक और मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वास्थ्य हाल जाना है। इस दौरान पत्रकार की माता ने एम्स में समुचित उपचार तथा उपचार पूर्ण होने तक भर्ती रहने के लिए भी कहा है, जिस पर डॉक्टर अग्रवाल ने तत्काल एम्स निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह को दूरभाष पर संपर्क किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार योगेश डिमरी को इलाज पूर्ण होने तक यहां भर्ती रखा जाए, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान भी की जाए। वहीं राजधानी देहरादून के डीएम सवीन बंसल ने पदभार संभाला है। आपको बता दें कि डीएम कार्यकाल पहुंचकर उन्होंने औपचारिक तौर पर मीडिया से बातचीत भी की। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने डीएम सवीन बंसल को बधाई भी देते हुए नजर आए। तो डीएम सवीन बंसल ने अपना पदभार संभाल लिया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से उनको बधाई भी दी गई। वहीं माधोपुर गांव में हुए वसीम प्रकरण का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। आज आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने वसीम को न्याय दिलाने के लिए जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप दिया है और आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की बात कही है। महक सिंह ने कहा कि हम कोर्ट के माध्यम से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और किसी भी कीमत पर मामले में दोषियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। वसीम के परिजनों को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस और राजनीतिक पार्टियां पर किसी तरह का भी विश्वास नहीं रहा, अब सिर्फ न्यायालय पर ही उनका भरोसा बाकी है। लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार से और इस प्रशासन से मुझे उम्मीद नहीं है।
लेकिन हम परिवार को बीच में छोड़ने वाले नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के साथ खड़े हैं। अगर यहाँ सरकार की चल रही है तो सरकार को भी और इस प्रशासन को भी कोर्ट के माध्यम से जवाब देंगे और कोर्ट में घसीटने का काम करेंगे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ छुपा रहा है। मैंने पहली बात ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है, और अगर ऐसा कोई वीडियो है भी तो हो सकता है कि वीडियो पुराना हो सकता है कि मुद्दे को भटकाने के लिए कोई वीडियो पुराना उठाकर सोशल मीडिया पर प्रशासन के द्वारा चलवाया गया हो। मेरा ऐसा कोई संज्ञान में मेरे कोई ऐसा मामला नहीं है। 25 मार्च 2024 का सुबह 7:30 बजे का समय दिखा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें स्पष्ट ना तो कोई वीडियो में कोई व्यक्ति नजर आ रहा है, ना स्पष्ट उसमें जो स्कूटी दिखाई दे रही है उसका नंबर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि किसी की साजिश है। देखिए, 13 तारीख में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, और आज हमारे 2 मांगों को लेकर ये ज्ञापन था। पहले वसीम भाई को न्याय दिलाने के लिए, और दूसरा एक प्रकरण लंबे समय से चल रहा है सांथर शाह प्रकरण, जिसमें 4-4, 5-5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार एक बच्ची के साथ में किया। उन लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे साक्ष्य छिपाने का काम किया और गुनहगारों को पनाह देने का काम किया, उन्हें आगे राय देने का काम किया, उस व्यक्ति पर अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि प्रशासन के लोगों ने ही अपनी पीसी के माध्यम से कहा कि ये व्यक्ति साक्ष्य छिपाने में मुलजिम है, इस व्यक्ति को जेल भेजने का काम प्रशासन करेगा। लेकिन अब तक प्रधानपति सांथर शाह को जेल नहीं भेजा गया है। ये मांग को लेकर भी हमारा ज्ञापन था, और वसीम भाई को लेकर। वहीं महाकाल की शाही सवारी से शाही शब्द हटाने को लेकर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान का संतों ने स्वागत किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने शाही शब्द को कुंभ के शाही स्नान से भी हटाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने शाही शब्द के मुगल काल से शुरुआत होने की बात भी कही। उन्होंने इससे पहले राजसिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। अखाड़ा परिषद की आगे की रणनीति क्या है, इसको लेकर इंडिया वॉइस संवाददाता विकास चौहान ने श्री महंत से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के द्वारा जिस तरह से शाही शब्द को लेकर एक बात रखी गई और उसको चेंज करके जिस तरह से उन्होंने एक नया नाम देने की यहाँ पर बात भी कही है, उसका संतों ने स्वागत किया है। और उस शब्द को लेकर आपत्ति और उस शब्द को लेकर क्या आगे रणनीति है। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है मीडिया वॉइस में। और शाही शब्द को लेकर आखिर किस तरह की बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारा जो उज्जैन है, जो महाकाल भगवान का मंदिर है, बाबा महाकाल है, बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, जिसे हम शाही के नाम से आज तक बोलते आए हैं। परंतु आपने देखा होगा, शाही का मतलब है शाही महल, शाही दरबार, शाही, ऐसे कई चीजें हैं जो उर्दू में जिसको शाही कहा जाता है। और इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये कहा कि भाई शाही क्यों, शाही क्यों, हमारी देववाणी क्या कहती है, हमारी हिंदी क्या कहती है, ये तो राजसिक कहती है। और परंपरागत जो हमारा नाम था राजसिक सवारी। तो मैंने यही कहा है कि बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, इसको सबको समर्थन करना चाहिए। तो अखाड़ा अब इस शब्द को लेकर नया नाम जिस तरह से करेगा, तो उसको किस तरह से आगे आप बढ़ाएंगे, किस तरह से अखाड़ों के बीच इस बात पर? देखिए, आपने देखा होगा प्रयागराज का कुंभ मेला आने वाला है, और हमने भी सभी अखाड़ों के बैठक हम बुलाएंगे। बैठक में ये होगा कि भाई ये शाही क्यों, शाही स्नान क्यों। ये तो मुगलों का जो एक आप ये समझे गुलामी का प्रतीक है। वही खबर हरिद्वार से है, जहां 4 दिन पहले ज्वेलर्स की दुकान में हुई 5 करोड़ की लूट के बाद कांग्रेस शासन प्रशासन को घेरने में जुटी है। कांग्रेस ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर विरोध जताने के लिए मार्च भी निकाला है। जटवाड़ा पुलिस से शुरू होकर यह मार्च शहर के अलग अलग स्थानों से होते हुए घटनास्थल पर खत्म हुआ। पुलिस और सरकार विरोधी नारों के साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि आज हरिद्वार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आज हरिद्वार का व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। भक्षक बन जाए तो ये बात की जरूरतें पड़ती हैं। 1:30 बजे दोपहर को कोई दुकान लूट जाती है बीच बाजार,
6 बदमाश घुस के दुकान के अंदर फायरिंग कर देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि किसी मतलब की गोली नहीं लगी, किसी को कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। सुबह सुबह आदमी मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकल सकता हमारे हरिद्वार में, उनकी चैनें खिंच जाती है और कोई बचाव में उस पर फायरिंग हो जाती है। जंगल राज ये कैसे हो रहा है? ये पुष्कर धामी जी और ये यहाँ के जो एसएसपी है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए यहाँ से। और यहाँ पे जब काम नहीं हो रहा है तो काम करना भी नहीं चाहिए। जब हमारा काम जो है अगर हमें नहीं आता तो हम अपना काम छोड़ देंगे। यहाँ के एसएसपी और एसपी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए। देखिए जब भक्षक तो विरोध जताने के लिए पूरा मार्च निकाला गया है। ज्वेलर्स की दुकान में 5 करोड़ की डकैती की गई थी, जिसको लेकर व्यापारी समूह पूरे तरीके से आक्रोशित नजर आ रहा है। कांग्रेस ने शासन प्रशासन पर लापरवाही का ये आरोप लगाया है। विरोध जताने के लिए इस तरीके से मार्च भी निकाला गया और हरिद्वार में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती का ये पूरा मामला है, जिसमें अब व्यापारी संघ इस तरीके से आक्रोशित नजर आ रहा है। लगातार प्रशासन से न्याय की मांग भी की जा रही है और इस आरोप में जो भी अपराध में जो भी सम्मिलित थे उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग लगातार की जा रही है। तो 5 करोड़ की डकैती की गई थी ज्वेलर्स की दुकान से। ये डकैती का ये पूरा मामला हरिद्वार में किया गया था। वहीं कांग्रेस ने शासन और प्रशासन पर लापरवाही का ये आरोप लगाया है। विरोध जताने के लिए पूरा मार्च निकाला गया। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रुख अपना रहा है। प्रदेश में लगातार संचालित हो रहे अवैध मदरसे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसे का औचक निरीक्षण किया था। उस दौरान जांच में मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और बच्चों को अव्यवस्था में रखा हुआ था। वहीं उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में भी अवैध मदरसे में मौलाना ने बच्चों को पोर्न फिल्म दिखाकर कई बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद मदरसा बोर्ड राज्य में बड़ी कार्यवाही करने जा रही है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं कराना चाहते? ये तो क्यों नहीं कराना चाहते? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है कि जिसे छुपाना चाहते हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है अपना हिसाब किताब सही रखिए, ये तो सरकार आपको हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। ये सेकुलर सरकार, हमारी भारतीयों की सरकार, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, न मुगलों की सरकार है, न अंग्रेजों की सरकार। उनके लिए हमारी कितनी सहूलियत दी जा सकती है सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको देती है। चंदे में चलने वाले मदरसे को क्या सहूलियत आपको? नहीं, चंदे पर चलने वाले मदरसे हो या सरकारी एड पर, हमारे यहाँ जो जिसकी रिक्वेस्ट आएगी, अब जैसे मान लीजिए मतलब फर्नीचर से लेकर के कंप्यूटर से लेकर के हर तरह से ये सरकार उनके लिए कार्य कर रही है। जहाँ जिसकी हमारे पास जरूरत आती है उनका खर्च, बच्चे का है क्या उसका खर्च भी देने का? आप एक बात बताएं, पहली बात तो ये है कि जो जिसका दायरा होता है वो अपने दायरे में रह करके, अब आप ये कहें कि सरकार जो है वो आप सारे काम करेगी, ये तो आपका सवाल जो है ये होना चाहिए कि जो बच्चे वहां पढ़े। देखिए यतीमों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी है, उसी के लिए तो सरकार संशोधन की बात कर रही है। आज 9.5 लाख प्रॉपर्टी वाला बोर्ड, उस कौम से, उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे आज ये कह रहे हैं, उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं साहब हमारे लिए क्या करेंगे। यही इसीलिए सरकार ने उन सारी चीजों को रखते हुए, माननीय अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि इस बिल में संशोधन क्यों किया जा रहा है वक्फ एक्ट में, ताकि इसका सही इस्तेमाल हो। वहीं आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे, आइए सुनिए। हमारे जिन शिक्षकों ने अपने उत्कृष्ट कार्य से आज उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुछ नया करके शिक्षा की गुणवत्ता को और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए योगदान दिया है, जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी शिक्षकों को जो प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। सबसे पहले तो आप
मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गोरखपुर पहली बार आए होंगे। तो यात्रा की इतनी दूरी को तय करते, क्योंकि जो बिजनौर से, सहारनपुर से, ललितपुर से या मुरादाबाद से या अमरोहा से या बरेली से या आगरा से यहां आए होंगे, मेरठ से यहां आए होंगे, गौतम बुद्ध नगर से यहां आए हैं, उनके लिए दूसरा कोना हो जाता है। लेकिन ये कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में हो, यद्यपि मैं पहले इस कार्यक्रम को चाहता था कि ये अयोध्या में हो, क्योंकि मैं पूर्वाहन में अयोध्या में था, लेकिन वहां मेरे कार्यक्रम बड़े सघन थे। मुझे फिर यहाँ एक कार्यक्रम में आना था, तो मैंने कहा यहाँ पे दोनों कार्यक्रमों को जोड़ लेता हूं। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाहर आकर के शिक्षा विभाग ने गोरखपुर में आयोजन किया, और आप गोरखपुर में आए हैं तो हमारे गोरखपुर में मैं आप सबका, मैं गोरखपुर वासियों की ओर से भी और प्रदेश सरकार की तरफ से भी मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज शिक्षक दिवस है और गुरु परंपरा का सम्मान का दिवस भी है। ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पावन जयंती का यह अवसर होता है हम सबके लिए। यद्यपि गुरु पूर्णिमा हम लोग व्यास पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित करते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में जब इस महान शिक्षक को, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में, दार्शनिक के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।